स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं झारखंड बोर्ड की ओर से जो मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है 2022 और 23 के विद्यार्थी यानी कि 2023 में जो एग्जाम होगा उसका हम लोग आज करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी के भूगोल यानी कि भूगोल के प्रश्नों को, सब्जेक्टिव प्रश्नों, सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इससे भी पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन थे उसको वीडियो बनाकर चढ़ा दिए हैं, उसका आंसर मिला लीजिएगा और आप लोग कितना जवाब दे पाए हैं उसका जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी के जितना भी मॉडल प्रश्न पत्र है के 19 के 19 क्वेश्चन, मॉडल प्रश्न पत्र में 19 के 19 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के। चलिए, यह है क्लास 12 का। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन की जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग अपना कॉपी में नोट करके, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर किसी क्षेत्र में कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि किसी क्षेत्र के कुल आबादी, ठीक है, उस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं और कितने क्षेत्रफल में रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2 नंबर क्या है कि रोपण कृषि किसे कहते हैं। यानी कि व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि रोपण कृषि किसे कहते हैं। रोपण कृषि यानी कि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। यानी कि देखिए, ये तो देखिए वाणिज्यिक कृषि हो गया कि रोपण कृषि क्या है, जैसे चाय है, चाय को बहुत ही मतलब जगह पर रोपा जाता है, उसके बाद उसका बहुत सभी जगह पर तो उसका नहीं होता है चाय, उसके बाद उसको बहुत सारी कंपनियां लगाती है, बहुत सारे लोग भी लगाते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, बहुत जगह पर बेचते हैं, कंपनियों को बेचते हैं, उसके बाद चाय बनाता है जो हम लोग जो चाय की पत्ती को छोटे छोटे दानों के रूप में बनाता है, उसके बाद हमारे घरों तक पहुंचता है, उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं। ठीक है, बनाते हैं उसके बाद चाय पीते हैं ना। तो ये रोपण चाय क्या है, रोपण कृषि है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है इस प्रकार की कृषि में बड़ी मात्रा श्रम और पूंजी आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर इस रोपण कृषि करने के लिए बहुत ही पैसों की जरूरत होती है, बहुत ही लोगों की जरूरत होती है। जो भी उत्पाद प्राप्त होता है उसका प्रसंस्करण खेतों पर या नजदीकी में स्थित कारखाने में किया जाता है। यानी कि उसे कहाँ पर बेचा जाता है, नजदीकी खेत से लोग उठा लेते हैं या उसे कारखाने में जाकर बेचा जाता है। ठीक है, रोपण कृषि के लिए बहुत ही खर्चा और श्रम की, मतलब जो श्रमिक होते हैं उसको भी जरूरत पड़ती है और पैसा के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। ठीक है, सशक्तिकरण का अर्थ है यानी कि सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना। ठीक है, मैंने जो पिछड़े हुए लोग हैं सामाजिक रूप से या जो आर्थिक रूप से, उन्हें मौके देना और उसका वो अपने कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो सके, उसे क्या कहते हैं, या सशक्तिकरण कहते हैं। यानी जिससे वे विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र रहे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सशक्तिकरण कहते हैं। यानी कि वो अपने आप में एम्पावरमेंट होते हैं कि वो अपने कुछ भी कर सकता है, वो अपने हक के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ गलत हो रहा है तो उसमें भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो सशक्तिकरण हो रहा है। ठीक है, सशक्तिकरण का अर्थ हो गया कि वो अपने स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने के लिए छूट मिले उसको। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, ऐसा नहीं कि कानून के विरुद्ध नहीं, जो कानून में रहते हुए उसको। ठीक है, कि भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, व्हाट इज यहाँ पर आंसर है कि भूमिगत जल यहाँ पर, या भूजल या भूगर्भिक जल। ठीक है, इसको कहते हैं भूमिगत जल भी कहते हैं या भूजल भी कहते हैं, भूगर्भिक जल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कोनों के बीच के अंतरकाश या रंध्रकाश में मौजूद जल को कहते हैं। ठीक है, भूगर्भिक जल किसे कहते हैं, जो मिट्टी के अंदर पत्थरों के बीच या चट्टानों के बीच क्या होता है, जल रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भूगर्भिक जल। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक कुएं का वो नलकूपों का जल क्या हो गया, वो है भूगर्भिक जल के स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल क्या है। देखिए, मानव और वातावरण, ठीक है, मिलकर जो मतलब आपसी पारस्परिक संबंध बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, मानव भूगोल। यानी कि साफ साफ लिखा है कि मानव भूगोल यह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करता है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखे वातावरण और मनुष्य
ठीक है, उसका क्षेत्रीय आधार पर उसका स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ठीक, यहाँ पर साफ साफ लिखा है 5 नंबर, आप लोग लिख लीजिएगा, उसको उतार लीजिएगा अपना कॉपी में। ठीक है, मोबाइल में क्या स्क्रीनशॉट लेकर, मोबाइल में स्क्रीनशॉट नहीं रखिएगा। साफ साफ लिखा है कि निजीकरण सब क्या समझते हैं, यहाँ पर साफ साफ निजीकरण से क्या समझते हैं। निजीकरण व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य या सरकार से निजी क्षेत्र या निजी गैर लाभ संगठनों के पास स्थानांतरित होने की घटना या प्रक्रिया है। ठीक है, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, मतलब जो सरकारी चीज़ें हैं उसको बड़े बड़े एजेंसियों को दे देना, मतलब उसके स्थानांतरण कर देना, वो क्या हो गया, निजीकरण कहलाता है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। 7 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। साफ साफ आप लोग लिखा है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। वो है हम लोगों को खाने के लिए भोजन, उसके बाद पहनने के लिए वस्त्र, उसके बाद रहने के लिए घर। यानी कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं 3 है, भोजन, वस्त्र, आवास, मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मानव विकास के 3 सूचकांकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्राइब द 3 इंडेक्सेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मानव विकास के मापन के 3 सूचकांक है प्रमुख की स्वस्थ नंबर 1, उसके बाद क्या है, उसके बाद है शिक्षा। ठीक है, तीसरा क्या है, संसाधनों तक पहुंच। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यही 3 गो जो है मानव विकास के सूचकांक है। तो सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य को देखते हैं। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है। देखिए, उसके बाद स्वास्थ्य नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, स्वास्थ्य पहले आवश्यकता है हम लोग के लिए। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए पूर्ण साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार माना जाता है। यह मनुष्य की ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। ठीक बोल रहा है कि शिक्षा आप चाहिए। नेक्स्ट है, समझ में आ गया आप लोगों को कि पूर्ण साक्षरता दर, यानी कि जो पूर्ण साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम लोग कुछ नहीं है। तो शिक्षा बहुत ही जरूरत चीज़ है। संसाधन तक पहुंच, हम लोग का संसाधन तक पहुंच होना चाहिए, शिक्षा तक पहुंच होना चाहिए, स्वास्थ्य तक पहुंच होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कोरोना के समय हम लोग स्वास्थ्य तक पहुंच नहीं रहता, तो कोरोना के समय हम लोग बचते भी नहीं इतना दिन। तो यह संसाधनों तक पहुंच, यह लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करता है, यह आर्थिक सामर्थ्य को सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखिए। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक के नाम लिखिए। इतना समझा नहीं रहे हैं ताकि आप लोग, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, आप लोग को देखने में भी क्या होगा, परेशानी होगी। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा समझा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखिए। जनसंख्या परिवर्तन यानी कि जनसंख्या बदलाव के 3 घटक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर है नंबर 1 जो घटक है जनसंख्या परिवर्तन के, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जन्म दर। जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की गणना निम्नानुसार करके ज्ञात करते हैं। और उसके बाद क्या है, मृत्यु दर ना, तो मृत्यु दर ख नंबर में है। तो यहाँ पर देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष विशेष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत्यु की संख्या को निम्न अनुसार गणना करके ज्ञात करते हैं। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन को। उसके बाद प्रवास, कितने लोग यहाँ से वहाँ गए हैं, उसके द्वारा भी जनसंख्या परिवर्तन होता है। प्रवास मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अंतर्गत लोग प्रतिकर्ष कारकों के कारण एक स्थान को छोड़कर देते हैं तथा अपकर्ष कारणों के कारण दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है। इस तरह दोनों स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। देखिए, 3 तरह का हो गया, एक जन्म के कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, मृत्यु के कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, और एक जगह से दूसरे जगह लोग जा रहे हैं उससे भी जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है। जैसा कि जानते हैं सड़क जो है वो सभी जगह तक पहुंच है, लेकिन रेल जो है सभी जगह तक पहुंच नहीं है। दूसरा क्या है, सड़क जो है इसको बनाने के लिए कहीं पर भी बना सकते हैं, इसको बनाने में कम खर्चा होता है, वहीं रेल को पटरियों को बिछाने में बहुत ही ज़्यादा पैसों की लागत होती है। चलिए इसको आंसर क्या लिखा हुआ है, चलिए जान लेते हैं। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सड़क परिवहन की पहुंच छोटे छोटे क्षेत्रों तक हो जाती है, जबकि रेल परिवहन की पहुंच हर जगह संभव नहीं है।
सड़क मार्ग को बनाने में कम लागत आती है जबकि रेल पटरियों बिछाने में अधिक लागत आती है। साफ साफ लिखा है कि हर जगह मतलब हम लोग सड़क को बिछा सकते हैं लेकिन और उसमें कम लागत होती है, जबकि रेल पटरियों को बिछाना बहुत ही अधिक पैसे की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे भारतीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जो क्वेश्चन के अंदर आंसर है भारतीय कृषि की विशेषताएं। तो एक खाद्यान्न की प्रधानता, देश की कृषि खाद्यान्न प्रधान है क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना मुख्य लक्ष्य है। कुल कृषि उत्पादन 80% भाग खाद्यान्नों का होता है। ठीक है, क्योंकि खाने में 80% भाग हमारा चला जाता है। नेक्स्ट है कि फसलों की विविधता, हमारे यहाँ पर फसलों की वैरायटी है कि बहुत तरह की फसल उगाई जाती है। भारत में जलवायु विषमता के कारण कई प्रकार की फसलें की जाती है। ठीक है, की जाती है एक ही खेत में एक साथ अनेक फसलें बोई जाती है। ठीक बोल रहा है कि एक ही फसल में जैसे हम लोग गेहूं के साथ सरसों रोप देते हैं ना। उसके बाद है कृषि का पुराना ढंग, जैसे हम लोग का विशेषता एक है कि यहाँ पर गुण, विशेषता मतलब गुण क्या है, तो यहाँ पर गुण वही है जो पहले था उसी तरह से हम लोग अभी भी खेती करते हैं। कृषि का पुराना ढंग, देश में आज भी कृषि पुराने ढंग से की जाती है। मशीनों का प्रयोग नगण्य है, खाद का प्रयोग कम होती है और कृषि नई वैज्ञानिक विधियों को अपनाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि अधिकांश भारतीय ग्रामीण किसान निर्धन व अशिक्षित है। ठीक है, तो हम लोग वैज्ञानिक तरीकों से काम करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि कहीं हम लोग का नष्ट ना हो जाए ना, इसलिए हम लोग का जो अभी भी पुराने ढंग से हम लोग कृषि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो कृषि जो निर्भर है किस पर, मानसून पर, क्योंकि मानसून में क्या होता है पानी बरसता है उसी पर हम लोग ज़्यादातर निर्भर रहते हैं। कृषि मानसून का जुआ। ठीक है, भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून जलवायु पर आधारित है। मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि प्रभावित होती है। हमारे देश की जलवायु और मिट्टी वर्ष भर कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन वर्षा न होने पर एक ही फसल मिलना कठिन हो जाता है। देखिए हमारे देश की जलवायु जो है वो मिट्टी वर्ष भर कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है पानी की सही व्यवस्था नहीं, जिसके कारण हमारा जो एक ही बार रोपते हैं वही फसल सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, पांचवा उसी का है कृषि जोत का छोटा आकार। भारत में कृषि जोत या खेतों का आकार बहुत ही छोटा है। देश में कृषि योग्य भूमि भौतिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से छोटे छोटे खेतों में बांटी हुई है। इसी पर आधुनिक ढंग से कृषि करना कठिन है। हमारे यहाँ पर देखिए बहुत छोटा छोटा है, उसके ऊपर भी मेड़ बना हुआ है, तो हमारे यहाँ पर आधुनिक खेती करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए क्या कृषि जोत का छोटा आकार है। उत्पादन के कम होना, यहाँ पर भी बहुत, क्योंकि हम लोग पुराने ढंग से क्या करते हैं खेती करते हैं, इसलिए हमारा जो उत्पादन है वह भी बहुत ही कम होता है। यहाँ पर लिखा है साफ साफ भारत में अधिकांश कृषि जीवन निर्वाह मूलक है। गहन कृषि का अभाव है, फलतः कृषि योग्य भूमि की पर्याप्तता के बावजूद फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ अत्यंत कम है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर जो भूमि में हमारा जो फसल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत ही कम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर कि अब भूमि निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। जो भूमि क्षरण होता है उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। संरक्षण होता है, ठीक है, उसको मतलब भूमि निम्नीकरण, जो भूमि जो भूस्खलन हो जाता है, भूमि का मिट्टी की कमी को, ठीक है, मिट्टी की कमी को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हम लोग वन रोपण करेंगे जिससे जो मिट्टी के कटाव है एक जगह से दूसरा जगह ना जाए, मिट्टी के कटाव वन रोपण करके हो सकता है। भूमि निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय है। भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित तरीकों से कम किया जा सकता है बल्कि रोका भी जा सकता है। ठीक है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं और बल्कि रोक भी सकते हैं, जैसे वन रोपण करके, चारागाह को उचित प्रबंध तथा पशुचारण नियंत्रण से। ठीक है, एक ही जगह बार बार दिन मतलब साल भर में चरा रहे तो उस जगह पर ना ही कुछ होगा। उसके बाद जब पानी या तेज हवा चलेगी वहाँ से मिट्टी का कटाव हो जाएगा तो भूमि निम्नीकरण हो जाएगा वहाँ पर, तो हम लोग उसको कम करके पशुचारण को कम करके वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का आंसर है कि सी नंबर, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर मिट्टी की वायु तथा जल से अपरदन रोका जा सकता है। उसके बाद क्या है, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाकर, बंजर भूमि के उचित प्रबंधन से, खनन नियंत्रण से। ठीक है, खनन मतलब बहुत जगह पर खोदा जा रहा है जिसके कारण से मिट्टी की क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है।
उसके बाद औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात ही विसर्जित कर जल तथा भूमि के प्रदूषण कम कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक वगैरह हम लोग फेंक देते हैं उद्योगों से, कचड़े बहुत तरह का जो मिट्टी में फेंक देते हैं, तो उससे मिट्टी का क्या हो रहा है, वहाँ पर कुछ ही होगा क्या, वहाँ पर खेती वगैरह कुछ नहीं होगा, पेड़ भी नहीं उगेगा, तो उसमें क्या रसायन मिल जा रहा है, तो उसको हम लोग फिल्टर करके उसका परिष्करण करके उसके बाद ही फेंके तो अच्छा होगा, भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा। इसको हम लोग इस तरह से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्या क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों का आकृति के आधार पर प्रतिरूप बताएं। ठीक है, आकृति के आधार पर, तो आकृति के आधार पर बोला है प्रतिरूप, तो आकृति के आधार पर जो प्रतिरूप होता है, सबसे पहले नंबर 1 है रैखिक प्रतिरूप। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर 1 आंसर है इसका, रैखिक प्रतिरूप जो होता है आकृति के आधार पर रैखिक प्रतिरूप। दूसरा है क्या, आयताकार प्रतिरूप। तीसरा है, अभी चलिए ना, वृत्ताकार प्रतिरूप। उसके बाद चौथा क्या है, तारे के आकार का प्रतिरूप। चलिए पहले हम लोग एक एक पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला है क्या, आकृति के आधार पर रैखिक प्रतिरूप। इस प्रकार के बस्तियों, मकान, सड़कों, रेलवे लाइन, नदियां आदि के किनारे सीधी रेखा में बने होते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा में गांव जब बसता है, एक सीधी रेखा में, ठीक है, इधर भी घर, इधर भी घर, इधर की घर, इस तरह के क्या कहते हैं इसको, रैखिक प्रतिरूप। नेक्स्ट क्या है, आयताकार प्रतिरूप। आयताकार मतलब चारों तरफ, इधर भी घर, 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 इधर भी घर। इस प्रकार के प्रतिरूप में सड़क आयताकार होती है और एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इन्हें सड़कों के चारों ओर तरफ बस्तियों का विकास होता है। ठीक है, चारों तरफ क्या होता है, बस्ती का विकास होता है, इसे क्या कहते हैं, आयताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप क्या होगा, वृत्ताकार प्रतिरूप में प्रकार की वस्तुओं में, वृत्ताकार प्रतिरूप के प्रकार के वस्तुओं में गांव में झीलों और तालाबों आदि के चारों ओर विकसित होती है। मतलब एक झील है, इधर भी घर 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 है, तो इस प्रकार की बस्तियों को क्या कहते हैं, वृत्ताकार प्रतिरूप। कभी कभी ऐसे बस्तियों के योजनानुसार भी बसाया जाता है। ठीक है, इससे हम लोग जानबूझकर बसा जाता है ताकि बीच का क्षेत्र जो है खाली रहे और पशुओं को रखने के काम आए। ठीक है, नेक्स्ट है तारे के आकार की प्रतिरूप। ठीक है, जहां पर कोई सड़क एक साथ आकर मिलती है वहां पर इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। यह सभी बस्तियां उन सड़कों के आसपास विकसित होती है। बहुत सारे तारे के आकार की वस्तु, मतलब जहां पर बहुत तरह का क्या हो, सड़क आकर मिल रहा है, उसके बाद वहां पर क्या बस्तियां बस रही, उसे क्या कहते हैं, तारे के आकार की प्रतिरूप बस्तियां। नेक्स्ट है टी आकार की बस्तियां। टी आकार के प्रतिरूप में बस्तियां जो होती है सड़क के तिराहे पर विकसित होती है। कहाँ पर, तिराहे पर। यह है इधर, मतलब यह बस्ती है, इधर बस्ती है, इधर भी बस्ती है। ठीक है, इसका टी आकार के, इधर रास्ता हो गया, एक बस्ती यहाँ पर बस गया। ठीक है, तो यह क्या होगा, टी आकार की बस्तियाँ। वाई आकार की बस्तियाँ, जैसे इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, और इधर एक, तो यह इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो ये क्या हुआ, वाई आकार की बस्तियाँ। वाई आकार की बस्ती उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ दो रास्ते आकर तीसरे रास्ते से मिलते हैं। मतलब दो रास्ते यहाँ पर है और एक तीसरे रास्ते से आकर मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, वाई आकार की बस्तियाँ। उसके बाद क्रॉस आकार का प्रतिरूप, जैसे यहाँ पर एक नहर है, ठीक है, इधर भी गांव है, इधर भी गांव है, तो यह क्या हो गया, इसको क्या पुल बनाकर हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो यह क्या हो गया, क्रॉस आकार की प्रतिरूप की बस्तियाँ। क्रॉस आकार की बस्तियाँ चौराहे पर विकसित होती है। नदी पर पुल के दोनों ओर, देखिए नदी के पुल के दोनों ओर इस तरह के बस्तियों का विस्तार होता है, यानी कि नदी के पुल के पास जो बस्तियाँ होती है वह इस तरह की बस्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, मानव की प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव की प्राकृतिकरण की व्याख्या जो है, मानव जो है, पहले हम लोग प्राकृतिक पर ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, प्राकृतिक पर ही हम लोग, प्राकृतिक के मतलब जिसे जानवर जीव रहते हैं उसी तरह से हम लोग रहते थे पहले। अभी धीरे धीरे क्या हो गया, आधुनिक हो गया, हम लोग धीरे धीरे बहुत ही विकसित हो गए। चलिए इसके हम लोग व्याख्या करते हैं, मानव की प्राकृतिकरण की व्याख्या। कि मानव के प्राकृतिकरण का अर्थ मनुष्य और प्राकृतिक के बीच पूर्ण सामंजस्य। मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाते हैं और जीने के लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। जो मनुष्य क्या करते हैं, प्राकृतिक के प्रति सामंजस्य रहते हैं और प्राकृतिक के वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं और प्राकृतिक के नियमों के अनुसार ही क्या करते हैं, पालन करते हैं कुछ भी। जब तकनीकी का विकास का स्तर बहुत ही निम्न स्तर का था, तब प्राकृतिक मनुष्य थे जो प्रकृति को सुनते थे, उसके कोप से डरते थे और उसकी पूजा करते थे। ठीक है, हम लोग प्रकृति के सुनते थे पहले, जब हम लोग के पास तकनीकी नहीं था तब हम लोग प्रकृति के सुनते, उसकी पूजा करते, उसके मतलब एक डर बना हुआ था। मानव, अभी डर होना चाहिए क्योंकि हमें जो मिलता है किससे मिलता है,
जितने भी हमें ऑक्सीजन मिलता है कहाँ से, प्राकृतिक से, पेड़ पौधे से। हम लोग पेड़ पौधों को नहीं बचाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग को डरना चाहिए, ठीक है। डर एक बनिश होनी चाहिए और प्रकृति की पूजा भी करनी चाहिए, हमें सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मानव का आदिम समाज प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते थे, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ उदाहरण में मध्य भारत की जनजातियां मानव के प्राकृतिकरण का एक उदाहरण है। जैसे झारखंड के भी लोग हैं यहाँ पर क्या करते हैं, उसी तरह से मध्य भारत की जनजातियां मानव के प्राकृतिकरण का एक उदाहरण है, क्योंकि वे महुआ के पेड़, जैसे हमारे झारखंड में महुआ के पेड़ के फूल, घास, पत्ते और जंगल में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की, पौधों की जड़ों की को खाते थे। वे पलाश और साल के पेड़ों को आश्रय के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बीमारी को दूर करने के लिए वहाँ उपलब्ध जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। वे उनके प्रति इतने दयालु होने के लिए प्रकृति की जंगल की पूजा करते थे। यानी कि जो मध्य भारत की जनजातियाँ हैं, जैसे झारखंड में भी, उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक पूजा करते हैं। हम लोग प्राकृतिक की पूजा करते हैं और प्राकृतिक के पेड़ों के जो पेड़ों पर आश्रय हो लेते हैं, उससे हम लोग बीमारी वगैरह कुछ भी होता है तो उसकी जड़ी बूटियाँ बनाकर हम लोग पीते हैं, लगाते हैं, जिससे हमारी जो बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है। तो यह है हमारी जो क्वेश्चन था, क्या, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर है। क्या क्वेश्चन है, चले जानते हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण की प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। यानी कि जनसंख्या का जो विभाजन है, जो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1 कारक हो गया भौगोलिक कारक, एक हो गया आर्थिक कारक, दूसरा हो गया सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ठीक है। भौगोलिक पहला कारक चलिए जानते हैं। भौगोलिक कारक जो है इसमें, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले भौगोलिक कारक है। तो भौगोलिक कारक में क्या है, जल की उपलब्धता। जीवन का अस्तित्व के लिए जल सबसे आवश्यक कारक है। इसका उपयोग खाना पकाने, पीने, कृषि आदि जैसे कोई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। लोग उन क्षेत्रों को रोकना पसंद करते हैं जिसमें पानी की अधिकता होती है। यही कारण है कि नदी घाटियों दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से है। देखिए जितने भी नदी घाटियाँ हैं उसके चारों ओर क्या है, लोग ही लोग हैं। क्यों है, क्योंकि हमारे जीवन की सारी चीज़ें जो है, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए दुनिया की आधी आबादी क्या है, अधिकता जो है घनी आबादी क्षेत्र वो नदियों के किनारे बसा हुआ है। भू आकृतियों गंगा मैदान दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से है, जबकि हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कम आबादी है। लोग समतल मैदान और नरम ढलानों को पसंद करते हैं, जो कृषि उद्देश्य से बेहतर सड़क संपर्क, उद्योग और निर्माण के लिए अनुकूल है। क्योंकि जनसंख्या के वितरण, या जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जनसंख्या का कैसे बांटे गए हैं, कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, कहाँ पर रहते हैं ज़्यादातर। तो यह एक भूभागों के भौगोलिक दृष्टि से भी लोग रहते हैं। जलवायु के कारण, चलिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग। भू आकृतियाँ गंगा के मैदान दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से है, जबकि हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कम आबादी है। लोग क्यों आबादी कम है, क्योंकि हिमालय है, यहाँ पर हिमालय में बहुत बर्फ है, तो बर्फीली जगह पर नहीं रहना पसंद करते, जहाँ पर नरम ढलान है। देखिए समतल मैदान है और नरम ढलानों को लोग पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले सॉरी, उसी क्वेश्चन का आंसर है जलवायु, ठीक है। ऐसा वातावरण जो ना तो अधिक गर्म हो और ना ही अधिक ठंडा हो, अधिक लोगों को आकर्षित करता है। अत्यधिक भारी वर्षा वाले क्षेत्रों या अत्यधिक और कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम है। सही बोल रहा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होता है या ज़्यादा गर्म है वहाँ पर भी कम घनत्व है, मतलब जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या का वितरण वहाँ पर भी कम हुआ है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व वहाँ पर भी कम, या जहाँ पर बहुत ही जलवायु खराब है वहाँ पर भी क्या है, कम ही जलवायु, मतलब बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है तो वहाँ पर भी कम है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा है। तो ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर मीडियम हो, जिससे झारखंड हमारा, ठीक है। इस साल तो पानी नहीं हुआ। मिट्टी उपजाऊ दोमट मिट्टी और बाले क्षेत्रों को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी गहन कृषि के समर्थन करती है। मिट्टी के आधार पर भी, क्योंकि जलवायु के आधार पर वहाँ पर यह पानी तो है लेकिन मिट्टी ठीक नहीं है, बंजर हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो लोग ज़्यादा है जहाँ पर दोमट मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पर भी लोग भी रहना पसंद करते हैं, इसलिए जनसंख्या जो है वहाँ पर भी है। बंटवारा, ठीक है, विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब विभाजन या बटई। आर्थिक कारक में क्या हो गया, आर्थिक मतलब पैसा, खनिज, ठीक है, यहाँ पर
क्या है क्वेश्चन, खनिज समृद्ध खनिज भंडार वाले क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं जो बदले में रोजगार अवसर प्रदान करते हैं। लोग ऐसी जगह पर चले जाते हैं, उन्हें घनी आबादी बना देते हैं। ठीक है, बोल रहे जैसे दिल्ली मुंबई सारी क्या है, ये सब उद्योग बना दिया गया है। पूरा का पूरा खनिज भंडार तो कम ही होगा, लेकिन उद्योग बन गया है। खनिज जहाँ पर भंडार, जैसे जमशेदपुर में पूरा खनिज का भंडार है, तो लोगों को यहाँ पर क्या आर्थिक मदद भी मिल रहा है, पैसा भी कमा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका में कटंगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट, शहरीकरण यहाँ पर एक हो गया, नंबर 1 खनिज हो गया। शहरीकरण क्या है, उसी में आएगा। ठीक है, ये आर्थिक शहरी के अंदर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं। परिवहन और संचार के बेहतर साधन हैं। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण से शहरी प्रवास होता है। ठीक है, ग्रामीण लोग भी क्या हो रहा है, शहर में जाकर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ सब चीज़ की सुविधा मिल रहा है। शहर घनी आबादी वाले हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है, शहर घनी आबादी वाले क्षेत्र हो जाते हैं। औद्योगिकीकरण के अभी पता है कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए जापान का कोबे उसका क्षेत्र बड़ी संख्या में उद्योगों की उपस्थिति के कारण घनी आबादी वाला है। और सामाजिक और सांस्कृतिक के कारक भी देखिए, धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व भी किसी स्थान का जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थान अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। यदि किसी क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक अशांति है तो ऐसे लोग ऐसी जगह से दूर चले जाते हैं। ठीक बोल रहा है कि यदि देश में सुख शांति नहीं रहेगी तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। तो धार्मिक और सांस्कृतिक कारण भी लोग रहना पसंद करते हैं। देखिए, तो लोग ऐसी जगह दूर चले जाते हैं। कभी कभी राजनीतिक अशांति के कारण भी लोग क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। वो यहाँ पर लिखा है, कभी कभी सरकार लोगों को कम आबादी वाले क्षेत्रों में जाने या भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूर जाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। मतलब देखिए, जापान में अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि जापान के एक शहर है जहाँ से लोगों को बोल रहा है कि जो उनके बच्चे होंगे उसको यदि गांव में जाकर बसेंगे तो उसको हम पैसा देंगे, सरकार बोल रही है। यानी कि जो बहुत ही आबादी बढ़ रहा है, जैसे मुंबई जैसे शहर में बहुत ही ज़्यादा आबादी, तो सरकार ये चाहेंगे कि यहाँ से उठकर चल जाइए गांव में, आपको हम पैसा देंगे रहने के लिए, खाने के लिए, तो आप रहिए। क्योंकि आबादी जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग पे लोग, तो यह जनसंख्या वितरण का एक हम लोग जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, जनसंख्या वितरण, यह क्वेश्चन कौन सा था, 15 नंबर, इसमें जनसंख्या किस तरह से वितरण हुआ है, ठीक है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चावल उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। हम लोग चावल उत्पादन और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस इन इंडिया। प्रोडक्शन, चावल का उत्पादन तो होता है, वितरण भी होता है। देखें, जैसा कि 1 रुपया किलो चावल मिल रहा है सभी कभी। तो भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का, तो वितरण, भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा धान उत्पादक। ये चावल या धान की जगह चावल भी कर सकते हैं, आपको धान भी दे सकते हैं, इसलिए धान भी लिख दिए। क्वेश्चन में चावल दिया है, हम यहाँ पर धान लिख दिए है, कहीं पर चावल धान दोनों एक साथ लिखे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि धान पूछेगा तो भी इसका आंसर देना है यही, चावल पूछेगा तो भी इसका आंसर देना है, क्योंकि धान से ही चावल बनते हैं ना। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा धान उत्पादक देश है। चावल धान की खेती भारत की कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग में की जाती है। ये देश के 3/4 लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है। ठीक है, धान उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसे बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से तथा पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है। चावल के खेत में कई महीनों तक पानी भरा रहना आवश्यक है। ठीक है, इसकी खेती के लिए 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता रहती है। धान की खेती के लिए केवल या चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर धान की खेती होती है। धान की रोपनी, कटाई और चावल की तैयारी में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। जहाँ यह दर्शाएं उपलब्ध है वहाँ चावल की गहन कृषि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि धान की खेती भारत में सभी भागों में की जाती है, परंतु इसका प्रधान उत्पादक क्षेत्र देश का पूर्वी भाग है। गंगा का मध्यवर्ती निचला मैदान, असम घाटी तथा पूर्वी तटीय प्रदेश और डेल्टा में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। देश का 90% चावल पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। इसमें आप झारखंड भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। इन सभी क्षेत्रों में चावल उत्पादन के उपयुक्त भौगोलिक दशाएं पाई जाती है। ठीक है, ये सब क्या है, चावल ये पढ़ के बता दिया आपको धान की कैसी खेती करती हैं, कि इसका उत्पादन कैसा होता है, इसका वितरण किस तरह से होता है, सारा बता दिए। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? देखिए, आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है बहुत जगह पर सिंचाई, जैसे झारखंड जैसे क्षेत्र में क्या है, पानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर सिंचाई पर ही भरोसा किया जाता है। ठीक है, मानसून के समय यदि पानी हुआ ठीक, नहीं तो बस हो गया,
भारत में सिंचाई की आवश्यकता है, सिंचाई के स्रोतों का वर्णन करें। सिंचाई के स्रोत आप लोग लिख लेंगे। भारत में सिंचाई की आवश्यकता, भारत में वर्षा की अनिश्चितता, ठीक है, वर्षा की कोई जानकारी नहीं, मतलब कैसा होगा कि नहीं, हो भी सकता है, बोल देता है कि होगा, कहीं पर ज़्यादा हो जाता है भारत में, कहीं पर होता ही नहीं है। भारत में वर्षा की मात्रा और समय अनिश्चित है, सही बोल रहा है कि भारत में वर्षा की मात्रा और समय क्या है, अनिश्चित है, कहीं पर ज़्यादा वर्षा हो जाता है, कहीं पर कम होता है, और यह अनिश्चित समय है, कभी जून, कभी जुलाई, कभी मार्च में ही दे दिए पानी। मानसून वर्षा कभी निश्चित समय से पहले शुरू होती है और कभी निश्चित समय से पहले खत्म हो जाती है, कभी बाढ़ आती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। अतः मानसूनी वर्षा की इस अनिश्चितता के कारण अच्छी उपज लेने के लिए सिंचाई आवश्यक है, ठीक है। सब लिखा है कि वर्षा का असमान वितरण सही जगह से सही तरीके से सब जगह वितरण नहीं होता है। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 118 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका क्षेत्रीय वितरण बहुत असमान है। चेरापूंजी और मासीराम में वर्षा में 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, कहीं पर ज़्यादा मासीराम में ज़्यादा, चेरापूंजी में ज़्यादा वर्षा हो जाती है। इसके विपरीत पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख प्रतिवर्ष 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी कि बहुत ही कम यहाँ पर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान। अतः कम वर्षा वाले क्षेत्र में अच्छी फसल के लिए सिंचाई आवश्यक है। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्याख्या करें। यहाँ पर सबसे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कारण किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास के किस तरह विकास मापदंड होता है, व्याख्या करें। मतलब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण किसी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है सुधरती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यदि नहीं लाएंगे, ये निर्यात आयात नहीं होगा तो सही से ठीक नहीं होगा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों के निम्नवत लाभ पहुंचता है। क्या क्या लाभ पहुंचता है, देखिए, राष्ट्र उन वस्तुओं का आयात कर सकते हैं जिनका उनके यहाँ उत्पादन नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों को जैसे यहाँ पर उत्पादन नहीं होता, उससे वहाँ से मंगा सकते हैं, लास्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो देश की ज़रूरत है वो मिल पाएंगे। जैसे हम लोग कुछ भी ऑर्डर कर लेते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग मतलब कुछ भी होता है अंतर्राष्ट्रीय हमारे यहाँ पर नहीं, तो देश भी क्या और दूसरे देश से क्या करते हैं, खरीदते हैं, जिससे हमारे देश में उस चीज़ की जो आवश्यकता जो है वो बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों में आपसी सहयोग और भाईचारा बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देश और अपने अतिरिक्त उत्पादन को उचित मूल्य पर अन्य देशों को बेच सकते हैं। हमारे देश में जो होते हैं उत्पादन होता है उसका भी अन्य देश में बेच सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। देश अपने विशिष्ट उत्पादन का निर्यात कर सकते हैं, इससे विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांतों और वस्तुओं के स्थानांतरण के सिद्धांत पर निर्भर करता है, जिससे व्यापार करने वाले देशों को लाभ ही पहुंचता है। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत प्रौद्योगिकी, ज्ञान तथा अन्य बौद्धिक सेवाओं का भी आदान प्रदान किया जाता है, जिससे दोनों देशों के लाभ पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको करते हैं। यह है मानचित्रों को लेकर, जिसको आप लोग कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। भारत में मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाए, तो पहले कहा गया है कोच्चि को दर्शाना, तो कोच्चि हम लोग कहाँ दर्शाएंगे, कोच्चि कहाँ है, ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन का है, कोच्चि कहाँ है। तो पहले हम लोग देख लेते कोच्चि कहाँ है। देखिए कोच्चि, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा भारत के यहाँ पर देखिए नीचे से थोड़ा सा ऊपर में, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कोच्चि लिख देंगे, यानी कि ए नंबर है, कोच्चि लिख देंगे। यहाँ पर कीजिए, अरे यहाँ पर कोच्चि, ठीक है, क्या है कोच्चि, यानी कि ए नंबर कर दिया, ठीक है, ए नंबर कोच्चि हो गया। यहाँ पर कोच्चि है। दूसरा क्या है हमारे पास, कि दूसरा हमारे पास है पारदीप और कोलकाता, BSC, बी हो गया पारादीप, तो पारादीप हो गया आपका। देखिए पारादीप कहाँ है, पारादीप देखिए दिख रहा है आप लोग, पारादीप इस जगह पर थोड़ा सा नीचे है बांग्लादेश से, तो पारादीप यहाँ पर दिखिएगा आप लोग। पारादीप कहाँ लिखिएगा, पारादीप यहाँ से लिखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, पारादीप यहाँ पर करिएगा, ऊपर में बांग्लादेश कोलकाता कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर कोलकाता कीजिएगा, यहाँ पर पारादीप करिएगा, यानी कि पारादीप हो गया B, यहाँ पर हो गया C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, B, पारादीप और कोलकाता दिखा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास विशाखापट्टनम और मुंबई, तो विशाखापट्टनम कहाँ है, देखिए विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। और क्या है मुंबई कहाँ है, मुंबई इस जगह पर, तो इस जगह पर, इस जगह पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि विशाखापट्टनम इस जगह पर है, ठीक है, मुंबई इस जगह पर है, यानी कि विशाखापट्टनम, विशाखा लिख दिया
अब मुंबई का एम मौ लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि मुंबई यहाँ पर है। यहाँ पर क्या बोले, इसके बाद यहाँ पर बोले कोच्चि बोले, यहाँ पर क्या बोले कोलकाता बोले, यहाँ पर क्या बोले, उसके बाद कोच्चि सारा बता दिया ना आप लोग को, पारादीप बोले थे ना, तो पारादीप हो गया। तो यही सा क्वेश्चन आप लोग के पास जितना है सबको लिख लीजिएगा और एक भी नहीं छूटना चाहिए। आप लोग इसको कर लीजिएगा तो आप एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों को कौन सा वीडियो का सब्जेक्ट का आंसर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा।